हाउ आर यू तेरीन? फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, बढ़िया। जी। हाउ इज योर बेबी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कर रही है? सो रहे? जी। अभी सुलाया है उसे। ओके, चलें जी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कल हमने स्टॉप किया था, कहाँ तक स्टॉप किया था हमने? यहाँ तक स्टॉप किया था, राइट। अब हमें कंटिन्यू करना है अनफेयर डिसमिसल से। अनफेयर डिसमिसल हम किसे कहते हैं? कल हमने जो समझा उसकी बेस पर बताएं। फिर dismiss। जी, अनफेयर डिसमिसल। लाइक आपको अगर कोई निकाल दे अनफेयरली आपके साथ। राइट, यानी कि नाजायज तरीके से, या देयर इज नो वैलिड रीजन फॉर द डिसमिसल। When there is no valid reason for the dismissal, it is known as unfair dismissal. Whereas, लाइक आपको क्वेश्चन के बेसिस पर और ये सब। yes, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेस हो गया, रेसिज्म हो गया, रिलीजन के बेस पे, मैरिटल बेस पे, प्रेगनेंसी के बेस पे, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। मूड नहीं कर रहा, बस मूड में आ गया तो बस निकाल दिया, गुस्सा आ गया तो निकाल दिया, तो ये सब अनफेयर डिसमिसल में काउंट होता है। ऑलराइट, नाउ डिसमिसल मस्ट बी जस्टिफाइड, ये सबसे पहली शर्त है। जस्टिफिकेशन उसकी होनी, उसकी वैलिड रीजन होना जरूरी है। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो वो अनफेयर में काउंट होगा। और अगर वैलिड रीजन है तो फिर देखा जाएगा कि कहीं वो रॉन्गफुल डिसमिसल तो नहीं, कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, या फिर देखा जाएगा कि कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से डिसमिस किया जा रहा है, जो कि ना ही रॉन्गफुल है और ना ही अनफेयर है। तो वी नीड टू चेक ऑन द justifications. So the potentially fair reasons for dismissal could be number one, पढ़िए। द कैपेबिलिटी ऑफ और क्वालिफिकेशन जो और केपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी कॉम्पिटेंस अगर नहीं है उस काम के लिए तो ठीक है, उसका डिसमिस हो जाना या उसको कर देना जायज है। नेक्स्ट, द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड था, रूड था, अनएक्सेप्टेबल था, तो उसकी बेस पे निकाला है जस्टिफाइड। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है तेरी? आई डोंट नो। रिडंडेंसी का मतलब है when you are shutting down one of the branches or one of the departments, then you are actually going to lay off some of your staff, some of your employees. आपको निकालना तो पड़ेगा ना, जब आप एक ब्रांच ही बंद कर रहे हो तो वहां पे अब जरूरत नहीं है लोगों की। तो उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों को रिडंडेंट किया जाए। और रिडंडेंट में आप एक बेसिक कंपेंसेशन देते हो, यानी कि 1 मंथ की उनकी सैलरी या 2 मंथ्स की सैलरी की इक्विवेलेंसी में कंपनसेशन देते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। यानी इसमें एम्प्लॉय का कोई कसूर नहीं, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और ना ही एम्प्लॉयर का कसूर है। अब उसका कारोबार वो श्रिंक करना चाह रहा है, छोटा करना चाह रहा है, या फिर वो ऑटोमेटिकली बिकॉज देर इज लेस प्रॉफिट, इस वजह से बंद हो रहा है, तो लिहाजा रिडंडेंट तो करना पड़ेगा। तो बेसिक 1 से 2 मंथ की सैलरी दी जाती है यूजुअली रिडंडेंसी में एज अ कंपेंसेशन, ताकि मीन वाइल 1 महीने जब तक वो जॉब ढूंढ रहा है, कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तब तक उसका थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम रहे। नेक्स्ट, लीगल प्रोहिबिशन। लीगल प्रोहिबिशन क्या मतलब? लीगल मीन्स लॉफुल, प्रोहिबिशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जहां भी वर्ड लीगल आ जाए समझ जाओ लॉ की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, कोई गवर्नमेंट स्टेट लेवल रिलेटेड रूल है, रेगुलेशन है, कोई लीगैलिटी है। एंड प्रोहिबिशन यानी कि रुकावट है, रोक लगाई जा रही है, रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, दैट प्रिवेंट्स द एम्प्लॉय फ्रॉम लॉफुली वर्किंग इन द पोजिशन विच दे हेल्ड। उनको लॉफुली काम करने से रोका जा रहा है उस पोजिशन पे जहाँ पे उनको रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर is struck off the relevant professional register or an employee loses their driving license which they need to be able to do their job, यानी उनके ऊपर कोई कानूनी रुकावट डाल दी गई है।
कानूनी रुकावट से मुराद है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिया, या फिर डॉक्टर को प्रोफेशनल रजिस्टर से ही हटा दिया। तो जब कानूनी तौर पे रुकावट डाली जा रही है, वो बंदा काम ही कैसे करे, तो उसको डिसमिस ही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, सम अदर सब्सटैंशियल रीजन विच जस्टिफाइज डिसमिसल। कोई भी ऐसी वजह जिसकी बेस पर ऐसा लगे कि जस्टिफाइड रीजन है, निकालना तो पड़ेगा ही इस केस में, तो वो जस्टिफाइड रीजन होता है फॉर डिसमिसल। यहाँ तक बात क्लियर है तहरीम, आगे बढ़े। All right. Capability or qualification which the contract requires, which the general standard of performance of their employees in this trade, what is the previous standard of performance of the dismissed employee themselves. ये तीन चीजें हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर इस्टेब्लिश करता है कि कसूरवार एम्प्लॉई है जिसकी वजह से मैंने उसको निकाला है। नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसका फला फला डिग्री करना जरूरी था, जो कि उसने वादा किया था वो 1 साल के अंदर अंदर कर लेगा, मगर उसने नहीं किए, तो मुझे मजबूरन निकालना पड़ा। या तो वो जनरल स्टैंडर्ड है, स्टेट रिक्वायर करती है कि अगर इस पोजीशन पे बंदे को रखना है तो उसके पास ये कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। या फिर कोई पुराना स्टैंडर्ड, पहले का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय का था, जो पहले उसने परफॉर्म किया था वो ज्यादा अच्छा था और प्रोडक्टिव था, और जो अब वो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे चली गई है, प्रोडक्टिविटी लेवल लो हो गया है खासा, एंड ये कंटिन्यूसली ये बिहेवियर मुस्तकिल ये सामने आ रहे हैं। यानी कि एक, चलो आपको पता है एक एम्प्लॉय को आप 1 साल से जानते हो, उसने 1 साल बड़ा अच्छा काम किया, आप बड़े इंप्रेस हो, बट 11वें महीने में, 12वें महीने के बाद 13वें महीने में उसकी परफॉर्मेंस डाउनफॉल होना शुरू हुआ। आपने 1 महीने ऑब्जर्व किया, आपने दूसरे महीने उसको समझाया, तीसरे महीने काउंसलिंग की, चौथे महीने आपने कहा कि तुम सही हो जाओ नहीं तो फिर मुझे मजबूरन निकालना पड़ेगा नौकरी से, वार्निंग भी दे दी, मगर छठे महीने तक कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, कोई हल्का सा भी असर नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा ना, कि ऐसे कैसे काम चलेगा। So that these are the three faults which the employer can tell that employee had these and therefore I had to dismiss it. Acha, capability is to be assessed by reference to skills, aptitude, health, or any other physical or mental quality. Qualification means by academic or technical qualifications, whereas reasonableness on the part of the employer is required. For example, what is the reasonableness का criteria क्या है, जरा पढ़िए bullets. Consultation with the employee to determine areas of difficulty, एम्प्लॉय allowing के a साथ कंसल्टेशन करें, मतलब बैठ के डिस्कशन करें, देखें उसको किस एरिया में मुश्किल आ रही है। हो सकता है आपने उसको जॉब स्विच की हो, उसका रोल स्विच किया हो, उसका टास्क स्विच किया हो, जहाँ पे आने के बाद से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो, तो आप उससे बैठे मशवरा करें, पूछें कि भाई उसको क्या मुश्किल पेश आ रही है। नेक्स्ट, allowing a reasonable time for improvement. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि 6 महीने गुजर गए, हमने उसको समझाया, बुझाया, डिस्कशन की, धमकाया, सब कुछ करके देख लिया, टाइम भी दे दिया, 6 महीने हो गए और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। नेक्स्ट, Providing training if necessary. अगर से ट्रेनिंग की जरूरत है, टेक्निकल ट्रेनिंग, तो वो भी करवा दी। नेक्स्ट, Considering all alternatives to dismissal. हमने सारी चीजों पे सोचा कि भाई इसको डिसमिस ना करना पड़े, इसको स्विच कर देते हैं, जॉब रोटेट कर देते हैं, जहाँ पे इसकी मतलब अब इसकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई है तो ऐसी जगह पे लगा देते हैं कि जहाँ इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, या दोबारा से स्विच करके देखते हैं, या कोई और इसके लिए वैकेंसी निकालते हैं जो ये काम कर सके, जो इसके कैलिबर का हो। तो डिसमिसल के अलावा हमने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं सिवाय डिसमिस करने की। देन और ये सारी कंपनी करती है, मतलब लाइक, बिल्कुल, ये रीजनेबलनेस का या जो फिर आपको पॉइंट्स कोर्ट। हैं, नहीं, ये रीजनेबलनेस के जो पॉइंट्स हैं ये एम्प्लॉयर सारे स्टेप्स कर रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, ताकि फाइनली जब वो डिसमिस करेगा और अगर किसी ने उसके फैसले को सू किया कोर्ट में, तो वो ये सब जस्टिफिकेशन दे सकता है कि मैंने तो ये भी किया, 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 फिर भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। If the employer relies on ill health. पढ़िए, इफ द एम्प्लॉयर If the रिलाइज ऑन इल employer, हेल्थ, as the grounds of incapability, there must be a proper medical evidence. If the अगर employer, आपको अगर आपको एज एन एम्प्लॉयर आप कह रहे हो कि भाई उसकी कोई सेहत का मसला है, अगर आप कोर्ट को ये वजह बता रहे हो, तो उसका कोई एविडेंस तो ला के दिखाओ।
So the employer is entitled to consider their own business needs. वो जाहिर है employer justified है अगर वो अपने business की needs के बारे में सोच रहा है. A reasonable procedure involves cautions, confrontation with records, and granting a period for improvement. यानी अगेन वो यही कह रहे हैं कि रीजनेबलनेस का भी यही प्रोसीजर है, यानी डिसमिसल से पहले आप उसको सावधान करें, उससे बातचीत करें, उसे काउंसिल करें, उसे कोचिंग दें, उसे ट्रेनिंग करवाएं, उसके बाद फिर कन्फ्रंट करें कि भाई मसला क्या है तुम्हारा, एंड कन्फ्रंट विद द रिकॉर्ड्स लेकर आए कि पहले देखो तुम्हारा 1 साल पहले ये परफॉर्मेंस थी और अब उसी काम में ये परफॉर्मेंस है, एंड देन ग्रांटिंग अ पीरियड फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसको थोड़ा सा मोहलत दे कि वो इम्प्रूव कर सके, 3 महीने का और वक्त दे दे. बट जब ये सब चीजें आप कर चुके हो और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक काम नहीं, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी नहीं, तो देन यू आर जस्टिफाइड टू किक हिम आउट. ओके. Now, here, please read International Sports Limited versus Thompson, 1980. The facts. The employee had been away from work for around 25% of the time, suffering from a number of complaints, all of which were certified by medical certificates. She received a number of warnings. Prior to dismissal, the company consulted their medical advisor. As the illness were unrelated and unverifiable, he did not consider examination worthwhile. She was dismissed. Decision dismissal was fair. ठीक हो गई कहानी. Next, जी. misconduct. It is usual to पढ़िए. It is usual to apply the common law distinction between gross misconduct, which justifies summary dismissal on the first occasion, and the ordinary misconduct, which is not usually sufficient grounds for dismissal unless it is persistent. क्या कह रहे हैं? दो चीजें. मिसकंडक्ट का मतलब है मिसबिहेवियर. ठीक है. Right. ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेबल हो. अब ये दो लेवल्स पे होते हैं. एक को हम कहते हैं ग्रॉस मिसकंडक्ट और एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी मिसकंडक्ट. अब ऑर्डिनरी मिसकंडक्ट में क्या चीजें आ जाती है? आर्ग्यूमेंट करना, बदतमीजी करना, रूडली जवाब देना, ये ऑर्डिनरी मिसकंडक्ट है. कोई शरारत कर देना. बट ग्रॉस मिसकंडक्ट में क्रिमिनल इंटेंट आ जाता है कि आपने जान के उसका ब्रेक फेल कर दिया, आपने बॉस का गाड़ी का, जस्ट बिकॉज आपको गुस्सा था कि उसने सबके सामने आपको डांटा क्यों. तो ये ग्रॉस मिसकंडक्ट, और बाद में उसको पता चल गया कि आपने उसकी गाड़ी को ब्रेक फेल किए, तो ये तो एक बाकायदा एक जुर्म के जुमरे में आ जाते हैं कि आप वाकई में चाहते थे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए. ये तो एक मर्डर अटेम्प्ट हो गया ना एक तरह से. तो ये ग्रॉस मिसकंडक्ट हो. फिर इसी तरह कोई हैरेसमेंट का इशू आ जाता है, ये भी ग्रॉस मिसकंडक्ट में आ जाएगा. कोई चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इस तरह का कोई कॉन्डक्ट आ गया, तो ये सब फिर ग्रॉस में आ जाता है. और जब ग्रॉस में आ जाते हैं तो फिर डिसमिसल जो है वो तय होता है. रिडंडेंसी पढ़िए पहली लाइन. If an employee is dismissed mainly or only on the grounds of redundancy, they may claim remedies for unfair dismissal if they can show one of the following. अगर उनको रिडंडेंसी के ग्राउंड पे निकाला गया है और एम्प्लॉय ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ये अनफेयर डिसमिसल था, तो वो क्या हो सकते हैं अनफेयर डिसमिसल को शो करने के लिए? देयर वर अदर एम्प्लॉयज इन सिमिलर पोजीशंस हु माइट हैव बीन मेड रिडंडेंट एंड दैट सिलेक्शन फॉर रिडंडेंसी वाज इन ब्रीच ऑफ अ कस्टमरी अरेंजमेंट और अग्रीड प्रोसीजर. यानी वो ये बोल सकता है कि रिडंडेंसी अगर रिडंडेंट करना था और आपने उस ब्रांच को बंद किया था, उस ब्रांच में तकरीबन 300 एम्प्लॉइज थे, तो 300 के 300 को आप रिडंडेंट करते, उसमें तो आपने सिलेक्शन करके सिर्फ 20 लोगों को निकाला, ये क्या बात हुई? और उसमें से भी आपकी सिलेक्शन किस बेस पे थी? आपकी सिलेक्शन एक अग्रीड प्रोसीजर के बेस पे थी, विच वाज इन ब्रीच ऑफ अ कस्टमरी अरेंजमेंट. यानी एक जो जनरली जो होना चाहिए आपने उसके मुताबिक नहीं किया. आपने अपनी फेवरेटिज्म इसमें शो की, इसमें सिलेक्शन के बेस पे आपने निकाला, तो ये एक अनफेयर डिसमिसल के लिए वैलिड पॉइंट हो सकता है. नेक्स्ट. He was selected for reason connected with trade union membership. ही वाज सिलेक्टेड, उसको क्यों रिडंडेंट किया? इसलिए क्योंकि वो ट्रेड यूनियन का पार्ट था, वो उनसे कनेक्टेड था, वो हमेशा प्रोटेस्ट में चला जाता था, इस वजह से. सो ये दोनों चीजें जो है ये वैलिड पॉइंट्स हो जाते हैं उस एम्प्लॉय के केस जीतने के लिए कि वो अनफेयरली डिसमिस किया गया. नेक्स्ट.
A redundancy selection procedure should be in conformity with good industrial relations practice. यानी जो इंडस्ट्री का नॉर्म एक चला आ रहा है उसके मुताबिक रिडंडेंसी सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, जो कि क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट किया गया है बाय एम्प्लॉयमेंट अपील्स ट्रिब्यूनल इन विलियम्स वर्सेस कंपेयर मैक्सिम लिमिटेड 1982. दे हैव एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. उन्होंने कुछ एक एक प्रोसीजर को एक्सेप्ट किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपील्स ट्रिब्यूनल के जरिए, तो उसी के बेस पे भी अगर निकाला जाए तो वो भी सही है. नंबर 1 पढ़िए. The employer should be given, अब ये बता रहे हैं कि इस बेस पे निकाला जा सकता है, एम्प्लॉयर निकाल सकता है. हाँ. The employer should give as much warning as possible of impending redundancies. The employer should consult with the trade union as to the best mean of achieving the desired management results. It should be possible to check criteria for selection against such things as attendance record, efficiency at the job, and length of services. The employer should ensure that the selection is made fairly. The employer should consider whether an offer of alternative employment can be made. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वाले में कि एम्प्लॉयर को वार्निंग्स देनी चाहिए सबसे पहले. वार्निंग दे देना, पहले से ही बता दें कि देखिए ऑलरेडी बहुत सारी रिडंडेंसीज ड्यू है. अगर आपकी तरफ से कोई भी थोड़ी सी भी गलती हुई या थोड़ी सी भी मिसकॉन्डक्ट हुआ तो फिर आप ये ना कहिएगा कि फिर हमने आपको सिलेक्शन करके मतलब फेवरेटिज्म करके निकाला. ऐसा नहीं है. आपके परफॉर्मेंस पे बेस करेगा कि हम अगली जो ड्यू या इन पाइपलाइन रिडंडेंसीज हैं वो हम करेंगे, किसको करेंगे और कैसे करेंगे. द एम्प्लॉयर शुड कंसल्ट विद ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन के साथ मशवरा कर लिया जाए ताकि जो बेस्ट मैनेजमेंट. देखो अगेन हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसको हमने कहा था पावर एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन. तो ट्रेड यूनियन बेसिकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है किसी भी इदारे में. तो अगर कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं जिसमें आप लोग, आपको पता है या लीडर को पता है कि इसमें खासा अग्रेशन या बैकफायर हो सकता है डिसीजन, तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप को बुला के या उनके टॉप टॉप 2 टॉप 3 पर्संस को बुला के जो इन्फ्लुएंशियल हैं उनको हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं करने का और आप लोग समझदार हो. आई होप आप लोग समझोगे इस बात को और हमारी मदद करोगे कि पूरा इदारा हमारे साथ इस फैसले में ताउन करे और खड़ा रहे. That is the consultation with the trade union. Next, it should be possible to check Criteria for selection against such things as attendance record, efficiency of the job, and length of services. ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की चेक करेगा क्राइटेरिया सिलेक्शन की, अटेंडेंस क्या थी उसकी, एफिशिएंसी जॉब क्या थी, और वो लेंथ ऑफ सर्विस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना टाइम से काम किया. exactly. ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी. Employer should ensure that the selection is made fairly, and the employer should consider whether an offer of alternate employment can be made. यानी अगर आप किसी को निकाल रहे हो और आपको लग रहा है कि उसकी तरफ से खासा हमें बैकफायर होगा या हमें काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा या उसकी तरफ से बैकलैश होगा, तो क्या ये करो, उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी जाए ताकि वो कूल रहे. अब ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं कि एम्प्लॉय जो है आके खड़े हो जाएंगे सामने, डर क्यों रहे हैं? रिडंडेंसी है, उनका राइट है, एम्प्लॉयर्स का करे जिसको मर्जी निकाले. क्या ख्याल है? क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, आपने उसको हायर किया है फर्स्टली. देखिए डर क्यों रहे हैं, मैं ये मेरा ये सवाल है. आपका ऑफिस है, आप बॉस हो, आपकी मर्जी, आपने जिन लोगों को हायर किया आपके पास फुल राइट है, अथॉरिटी है कि आप उन लोगों को जब चाहे निकाल दो नौकरी से. तो डर किस बात का, इतना डरा कि क्यों? वो अनफेयर ना कर, अनफेयर उन पर केस ना हो जाए, अनफेयर डिसमिसल का यस. विद कोर्ट. तो अगर केस हो गया तो क्या हो जाए केस. 100 केसेस चल रहे होते हैं. एक और सही. बट बहुत ह्यूज अमाउंट में होंगे ना, क्योंकि बहुत सारों को निकालेंगे. बहुत सारों को निकालेंगे, ह्यूज अमाउंट क्या मतलब, ज्यादा एम्प्लॉयज को निकालेंगे. राइट. जी. जरूरी तो नहीं हर केस में ज्यादा एम्प्लॉयज को निकालें, 2-4 को भी निकाल सकते हैं बस.
बेसिकली डरना इसलिए है बिकॉज देयर आर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ। एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बने हुए, और अगर एम्प्लॉय ने सू कर दिया तो पेनल्टी और फाइन और कोर्ट की फी वो सब अलग, मगर जो एक गुडविल पे धब्बा आएगा वो अलग, बदनामी जो होगी वो अलग। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मीडिया लाइमलाइट एंड अटेंशन बिला वजह का, हालांकि गलती एम्प्लॉयर की नहीं है फिर भी, मगर चूंकि ट्रेड यूनियन पूरी की पूरी खड़ी हो जाएगी या ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे या स्पेशली वो इन्फ्लुएंशियल बंदा खड़ा हो जाएगा तो फिर मामला खराब हो सकता है। सो देयरफॉर इसलिए हमें पीसफुली करना है जो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ भी हम केओटिक सिचुएशन में जाते हैं, डिसरप्टिव सिचुएशन में जाते हैं, एम्प्लॉय का तो कुछ नहीं जा रहा ना, एम्प्लॉय का तो सबसे ज्यादा उसकी एक जॉब गई, एक उसकी सैलरी गई, उसको कोई और मिल जाएगी, बट कंपनी के इतने सालों की मेहनत, वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में एक लम्हा ही काफी होता है, एक लम्हा गफलत का। तो ये वाली बात। अदर सब्सटैंशियल रीजन क्या हो सकते हैं? द एम्प्लॉय वाज मैरिड टू वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है निकालने का कि आप हमारे एम्प्लॉय ने हमारे कॉम्पिटिटर से के साथ जाके शादी कर ली, तो अब जाहिर है वो तो अपने कॉम्पिटिटर की फेवर में हर चीज करेगा, हमारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचाएगा, तो हमें डिसमिस करना पड़ेगा। Second, the employee refused to accept reorganization. For example, a change of shift of working made in the interest of the business and in the agreement of large majority of other. क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ये जो नई टाइमिंग्स आपने बनाई है जाने के, उसमें उसमें मैं कन्वीनियंट नहीं है वो मेरे लिए, या जो नई लोकेशन पे जो आप ऑफिस ले गए हैं वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, एंड देयरफॉर बाकी सब अग्री कर रहे हैं, बस ये एक एम्प्लॉय अड़ी मारा हुआ है तो फिर इसको तो निकालना पड़ेगा, फिर बोलेंगे ठीक है फिर आप चले जाए कहीं और ढूंढ लें। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली फेयर रीजंस फॉर डिसमिसल। फेयर रीजंस क्या क्या हैं, पढ़िए। Taking part in unofficial industrial action. Being a threat to national security, to be certified by government. ठीक है, तो ये दो मेजर रीजंस हैं जो फेयर रीजंस हैं फॉर डिसमिसल, के इन अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉय बिना बताए बॉस को, छुपके से, खुफिया तरीके से, या फिर नेशनल सिक्योरिटी यानी कंट्री के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सो ये दो रीजंस हो सकते हैं फेयर डिसमिसल के। एंड फर्दर अनफेयर डिसमिसल्स, प्रेगनेंसी, मैटरनिटी रिलेटेड ग्राउंड्स। नेक्स्ट, Spent conviction under the Rehabilitation of the Offender Act 1974. Trade union membership or activities. Dismissal on transfer of an undertaking unless there are economic, technical, or organizational reason justifying the dismissal. Taking step to avert danger to health and safety at work. Seeking to enforce right relating to the national minimum wage. Exercising right under the working time regulation. Refusing or opting out the Sunday working in retail sector, making protected disclosure order under the Public Interest Disclosure Act 1998. Dismissal on grounds of pregnancy and pregnancy-related illness is automatically unfair regardless of length of service as it's amount to gender discrimination. ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट, प्रूविंग व्हाट वाज द रीजन फॉर डिसमिसल। The employer may be required to give to the employee a written statement of the reason for dismissal. If an employee is dismissed for trying to enforce their employment rights, for example, by requesting a written statement of particulars or an itemized pay statement, they may claim unfair dismissal regardless of the length of service and hours worked. ठीक है, वही सारी बात रिपीट हो रही है। रेमेडीज फॉर अनफेयर डिसमिसल। रेमेडी क्या होगी? अगर आपको किसी ने नौकरी से अनफेयर बेसिस पे निकाल दिया है तो अब आप एज कंपेंसेशन क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करोगे एज एन एम्प्लॉय? नंबर वन, री इंस्टेटमेंट, यानी आपको वापस आपकी पोजीशन पे रखा जाए इज्जत के साथ। री एंगेजमेंट, आपको दोबारा से एंगेज किया जाए, सेम पोजीशन पे नहीं मगर कहीं और, किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और पोस्ट पे। कंपेंसेशन, आपको सिर्फ कुछ मॉनेटरी कंपेंसेशन देकर या फिर कहीं और जॉब ऑफर देकर आपको अलाउंस कर दिया जाए या रिडंडेंसी पे देकर। ठीक है, so under the Employment Rights Act 1996, an employee who alleges unfair dismissal
must present their complaint to an employment tribunal within 3 months of the effective date of termination. 3 महीनों के अंदर अंदर अगर कोई कंप्लेन है डिसमिसल से रिलेटेड, तो 3 महीनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल को का दरवाजा खटखटाना है. The dispute is referred to a conciliation officer and only comes before the tribunal if their efforts to promote a settlement fail. यानी कि जो ये इसको क्या बोलते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर, इसके पास केस जाता है, ये कोशिश करता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाए, आउट ऑफ द ट्रिब्यूनल सेटल हो जाए मामला. अगर तो वो नहीं सेटल होता तो फिर उसको अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में ले जाना ही पड़ता है और ट्रिब्यूनल पे ले जाना ही पड़ता है. ठीक है. Okay. नेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट जरा पढ़िए, डेफिनेशन. If unfair reinstatement is turned to the same job without any break of continuity. ठीक है, बात समझ आ गई. री एंगेजमेंट Mean that employee is given new employment with the employer or their successors or associate on terms specified in the order. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल एक बात ये कहती है कि री एंगेजमेंट ना कराई जाए अगर देर इज अ ब्रेक डाउन इन कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज, यानी कि ट्रस्ट ब्रेक हो गया. अगर दोनों पार्टीज का आपस में ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो री एंगेजमेंट करने का कोई फायदा नहीं. दोनों कंपेंसेशन parties कौन means क्या हुआ? employer and employee between the parties मतलब बिटवीन द पार्टीज मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. okay. ठीक है. कंपेंसेशन a basic award and a compensatory award and an additional award. So basic award is calculated as follows. Those aged 41 and over receive 1.5 weeks pay for each year of service up to maximum of 20 years. In other age groups, the same provisions apply except that the 22 to 40 age group receive 1 week's pay per year and the 21 and under age group receive half a week's pay. ये बेसिक अवार्ड है, यानी आपको नौकरी से निकाला जा रहा है. अब आपको कंपेंसेट करने के लिए अगर आप 41 ईयर्स एंड अबव हैं तो 1.5 हफ्ते की पे मिलेगी फॉर ईच ईयर. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में था, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और आपको 6 महीने में निकाला जा रहा है तो 2 सालों के लिए आपको पे मतलब 2 सालों के हिसाब से आपको 1.5 वीक पर ईयर की पे मिलेगी. अगर आपका एज ग्रुप 22 से 40 के दरमियान है तो 1 हफ्ते की मिलेगी और अगर 21 से कम है आप तो आपको हाफ अ वीक की मिलेगी. यहाँ तक बात समझ आ रही है? नेक्स्ट कंपेंसेटरी अवार्ड. अब कंपेंसेटरी में क्या हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया है तो अब आप क्या किस तरह कंपेंसेट कर सकते हो? कंपेंसेट द एम्प्लॉई फॉर फाइनेंशियल लॉस suffered as a result of unfair dismissal insofar as that loss is attributable to action taken by the employer. This is limited to a statutory maximum and may be awarded in cases where the reinstatement or re-engagement are deemed inappropriate by the tribunal. And third, additional award किसे कहते हैं, पढ़िए. If the employer does not comply with an order for reinstatement or re-engagement and does not show that it was impractical to do so, a punitive additional reward is made of between 26 and 52 week pays, again subject to a statutory weekly maximum. क्या कह रहे हैं? एडिशनल अवार्ड इज मेड बिटवीन 26 to 52 वीक्स पे. 26 to 52 वीक्स पे एडिशनल अवार्ड जा रहे हैं, एडिशनल अवार्ड जा रहे हैं. बात समझने की है. ये एम्प्लॉयर डज नॉट कंप्लाई विद एन ऑर्डर ऑफ रीइंस्टेटमेंट एंड री एंगेजमेंट, यानी ना वो रीइंस्टेट करने को तैयार है ना री एंगेज करने को तैयार है, देयरफॉर उसको ये एडिशनल अवार्ड देना पड़ेगा. नेक्स्ट, द ट्रिब्यूनल में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द अवार्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. किस सर्कमस्टांस में अवार्ड कम हो जाएगा? पहला सर्कमस्टांस क्या है? If the employee contributed in some way to their own dismissal, वो खुद अपने डिसमिसल के कसूरवार हैं, उनकी बेवकूफियां, उनकी हरकतें, उनका झूठ. नेक्स्ट, if they have unreasonably refused an offer of reinstatement, रीइंस्टेटमेंट के ऑफर को एम्प्लॉय ने खुद रिजेक्ट किया है तो फिर अब तो कोई, वो खुद एम्प्लॉय रिजेक्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को वही देना था एज अ कंपेंसेशन. अब वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो अब क्या करें? if it is just and equitable to reduce the basic award by reason of some matter which occurred before dismissal. अगर उनको लगा, कोर्ट को लगा कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल कि हम बेसिक अवार्ड को रिड्यूस करें और इसके पीछे जो रीजन है वो जस्टिफाइबल है तो फिर ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाए. तो इन 3 सिचुएशंस में रिड्यूस होगी अमाउंट.
नेक्स्ट रिडंडेंसी, हमने पढ़ लिया था कि रिडंडेंसी किसे कहते हैं. अगेन इट्स अ रेपिटेशन. डिसमिस्ड बाय देयर एम्प्लॉयर बाय रीजन ऑफ रिडंडेंसी, लेड ऑफ और केप्ट ऑन शॉर्ट टाइम. ये कोई सारी कहानी है. बिजनेस सीज हो जाएगा, एम्प्लॉयर सीज हो जाएगा, या रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की चेंज हो जाएंगी, देयरफॉर दे आर चेंजिंग द सेटिंग. कैलकुलेशन ऑफ रिडंडेंसी पे, किस बेस पे रिडंडेंसी पे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक कंपेंसेशन फॉर अनफेयर डिसमिसल इज कैलकुलेटेड सेम बेसिस एज द बेसिक. अब बेसिक कंपेंसेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? 41 ईयर्स अबव, 1.5 1.5 हफ्ते week. पे, ठीक है, फॉर पर ईयर, ईच ईयर. फिर रेंज जो थी 22 से 40 के दरमियान की रेंज में 1 हफ्ते की. 1 week. एंड जो लेस देन 21 है, लेस देन 21 ईयर्स, उसकी पे कितनी होगी? हाफ होगी. ठीक है, तो ये वो बोल रहे हैं कि सेम ही होगा रिडंडेंसी पे के लिए भी. एक्सेप्शन टू द राइट टू रिडंडेंसी पेमेंट. एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? पर्सन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग अ राइट टू रिडंडेंसी पेमेंट वेयर They do not fit the definition of employee given in the statute. सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय नहीं है. नेक्स्ट. They have not been continuously employed for 2 years. वेरी गुड. नेक्स्ट. They have not been continuously employed for 2 years. मतलब वो लोग 2 सालों तक कंटिन्यूसली एम्प्लॉय नहीं रहे ना उस कंपनी के. अगर 2 सालों तक वो एम्प्लॉय रहे हैं तो उनके ऊपर रिडंडेंसी पेमेंट उनके ऊपर लागू होगी मिनिमम, Sorry, क्योंकि अब तो उनका वहां पे काम करना जरूरी है. they have been or could be dismissed for misconduct. बदतमीजी की है, कोई ऐसा इलीगल एक्शन की है. नेक्स्ट. An offer to renew the contract is unreasonably refused. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू Employee करना था, refuses. एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया. Claim is made out of time after 6 months. आपको शिकायत थी कि आप निकाले गए अनफेयर बेसिस पे, मगर 3 महीनों के बाद आपको याद आया, ओहो मुझे तो सू करना था उस कंपनी को, तो तब भी आपको रिडंडेंसी पे नहीं मिलेगी. The employee leaves before being made redundant, having been notified of the possibility of redundancies. उसने पहले ही छोड़ दिया पहले जॉब. ही छोड़ दिया. पहले छोड़ दिया और अब उसको हो रहा है कि यार मैं थोड़ा एक दिन बाद छोड़ता तो मुझे रिडंडेंसी पे मिल जाती, तो उस बेसिस पे वापस आके सू नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो वो फेल हो जाएगा. नेक्स्ट. मिसकॉन्डक्ट ऑफ द एम्प्लॉय. मिसकॉन्डक्ट में कौन सी चीजें आनी है, जरा पढ़िए फैक्ट्स. In course of a dispute, employees refuse to work normally. The employer dismissed them and closed down his business. The employee claimed redundancy pay. Decision: the claim must be dismissed since the employee had repudiated the contract before the employer decision to close down made them redundant. पहले ही उसने बंद कर दी. पहले ही उसने वो कर दिया, छोड़ दी जॉब. देखो होता ये है कि ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, ए, और ये उसके चेले हैं, मतलब उसके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है. अब ये एम्प्लॉयज मिलकर ना इसको तंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए. तो ये बेचारा सेठ ये बोल रहा है यार मैं कस्टमर्स को क्या जवाब दूं, कस्टमर मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, कस्टमर के सामने मेरी इज्जत दांव पे लगी है बिकॉज तुम लोग की इस बेवकूफियों की वजह से, जो तुम लोग काम नहीं कर रहे हो सही से, उनको सही काम करके दे नहीं रहे हो, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो कि मैं तुम लोग की सैलरी बढ़ा दूं, इस तरह से तो मैं सैलरी कभी भी नहीं बढ़ाऊंगा. इसने क्या किया, इसने शट डाउन कर दिया बिजनेस, लॉक ताला लगाया, बोला जाओ जो मर्जी है कर दो. इन एम्प्लॉयज को गुस्सा आया, इन्होंने कोर्ट में जाके सू कर दिया और बोला कि रिडंडेंसी पे तो दो, तुम ऐसे कैसे बंद कर सकते हो अपना अपनी दुकान, रिडंडेंसी पे हमारा हक है. कोर्ट का फैसला आया कि ये बेकार, तुम लोग का ये फेल है क्लेम. क्यों? क्योंकि तुम लोग ने ही प्रेशर डाला, उसका कोई इरादा नहीं था बंद करने का, तुम लोग की इस हरकतों की वजह से उसने बंद किया. और जाहिर है तुम लोग जब सही काम नहीं करोगे तो कस्टमर तो उसके बाल नोचेंगे ना, उसकी इज्जत तो दाव पे लगी हुई है ना, उसके प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज, उसका ब्रांड नेम. तो आप लोग ऐसी हरकतें करोगे तो उसको तो बंद करना पड़ा मजबूरन. तो वो मजबूरन बंद करके गए, उसका कोई प्लान नहीं था, एंड तुम लोग की वजह से ये सब हुआ है, तो देयरफॉर ही इज नॉट लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिडंडेंसी पे बिकॉज द एम्प्लॉयज हैव रिपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयज ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और इस तरह की हरकत की. ठीक है. नेक्स्ट. ऑफर ऑफ फर्दर एम्प्लॉयमेंट.
अगर मर्जी एम्प्लॉयर कोई ऑफर दे रहा है रिडंडेंट एम्प्लॉय को कि यहाँ से तो ये ब्रांच बंद हो रही है मगर आप मेरी दूसरी ब्रांच में आके जॉब कर लो, और फिर एम्प्लॉय रिफ्यूज कर देता है कि नहीं वो आपकी दूसरी ब्रांच तो बहुत दूर है, देन दे लूज देयर एंटाइटलमेंट टू रिडंडेंसी पे। ये जुमले जो है ना, ये दो लाइनें ये कहीं लिख लो ताकि भूलो नहीं। और यहाँ पे भी दो लाइनें जो हैं इसको भी लिख लो। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है बिकॉज एम्प्लॉइज हैड रिपडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने रिपडिएट किया, देयरफॉर दे वर नॉट लायबल फॉर द रिडंडेंसी पे। Okay. नेक्स्ट, द ऑफर मस्ट बी ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द सेम कैपेसिटी। यानी अगर यहाँ पे इस ब्रांच में वो गार्ड का काम कर रहा था तो उस ब्रांच में भी वो एज अ गार्ड ही उसको बुला रहा था। The terms and conditions would be same as the previous employment। कोई सैलरी में कम नहीं था, सब कुछ वही दे रहा था, बल्कि उल्टा कन्वेंस का भी दे रहा था। It should not be perceived as being lower in status and therefore इसको उस किसी दूसरी जॉब से उसकी पहली जॉब से कम ना समझा जाए। Now next, when there is a difference between the terms and conditions, an employee is entitled to a 4-week trial period in the new employment। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं, जब अगर उनके contracts पुराना कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्ट्रैक्ट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ा सा फर्क हो तो एम्प्लॉई को 4 हफ्ते ट्रायल पीरियड पे रखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इवन एम्प्लॉई भी खुद 4 हफ्ते काम करके देख ले कि वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उससे हो रहे नहीं हो रहे। एंड अगर है। वो टर्मिनेट कर देता है, कोई भी पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड, it is treated as a case of dismissal for redundancy at the expiry date of previous employment। यानी कि इस केस को कैसे देखा जाएगा। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल से आपको उसको नोट्स में अपने पास मेंशन करना होगा कि रिडंडेंसी से रिलेटेड एक एम्प्लॉय को कब कब रिडंडेंसी पे मिलेगी और कब कब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप एक शॉप पे काम कर रहे थे, ठीक है, शॉप ए बंद हो गई और आप शिफ्ट हो गए शॉप बी में। तो यहाँ पे जो गार्ड था अपने ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, यहाँ पे 10,000 पे काम कर रहा था, और अब यहाँ पर जब वो शिफ्ट उसको कर रहे हैं तो बोल रहे हैं यहाँ भी गार्ड की पोजीशन पे आ जाओ और यहाँ भी 10,000 सैलरी और वही सारी कुछ चीजें। तो ये बोल सकता है कि हाँ ठीक है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं जैसे कि टाइमिंग्स शायद चेंज हुए हैं, तो कुछ जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बेस पर वो 4 4 हफ्ते प्रोबेशन पीरियड इसको कह सकते हैं कि वो ट्रायल कर ले, वो चेक कर ले उससे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तब वो चेक कर लेगा और फिर 4 हफ्तों बाद दोनों में से, या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे को अल्लाफिज कहता है तो उस सूरत हाल में एम्प्लॉई के पास पूरा राइट है कि वो रिडंडेंसी पे रिसीव करे। किस बेसिस पे, कि वो पिछले जॉब उसने छोड़ी है और वो बंद हुआ है दुकान, उसकी बेस पे उसको रिडंडेंसी पे मिलनी लाजिम है। यहाँ तक बात समझ आई। जी। ओके जी। ले ऑफ एंड शॉर्ट टाइम। ले ऑफ यानी कि वही अल्लाह हाफिज कर देना, शॉर्ट टाइम टेम्पररी बेसिस पे रखना और फिर अल्लाह हाफिज कर देना। यानी आपको पता है ईद से पहले रमजानों के सीजन में, इट्स अ सीजन टाइम इन कराची, हर सैलून भरा हुआ होता है। और किससे भरा हुआ होता है, कस्टमर से भरा हुआ होता है, एंड देयरफॉर देयर इज एन ओवर डिमांड, एक्सेसिव डिमांड ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड एक्सेसिव डिमांड को मीट करने के लिए ये लोग शॉर्ट टर्म टेम्पररी स्टाफ हायर करते हैं, जो मेहंदी वालियां हो गई या कोई हेयर कटर्स हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको वो हायर करते हैं टेम्पररी बेसिस पे, ताकि ये जो सीजनल डिमांड है इसको पूरा किया जा सके। और जैसे ही ईद खत्म हो जाती है वो उसको अलाफिस कर देते हैं। सो दैट इज केप्ट ऑन शॉर्ट टाइम। अब क्या ये जो शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए भी लोग रखे गए हैं, क्या इनको भी रिडंडेंसी पे देनी होगी? आई थिंक नहीं देनी होगी क्योंकि वो एम्प्लॉय तो नहीं, वो तो सेल्फ एम्प्लॉय है। एग्जैक्टली उनको नहीं देनी। उसूली तौर पे क्यों नहीं देनी, क्योंकि नंबर वन वो 2 साल तक तो एम्प्लॉय नहीं रहे, नंबर टू बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और उनको भी पता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, ठीक है। मगर अब क्या है कि अगर ये जो शॉर्ट टाइम है ये 4 4 हफ्तों से ज्यादा
या 6 हफ्तों से ज्यादा या 13 हफ्तों से ज्यादा अगर ये हो जाता है तो वो बोल सकते हैं कि हमें रिडंडेंसी पे दो। In addition to their notice of claim, the employee must also give notice to the employer to terminate the contract of employment. तो यानी अगर वो 13 हफ्तों से ज्यादा काम कर रहे हैं तो फिर इस सूरत हाल में वो क्लेम कर सकते हैं कि ठीक है आप हमें शॉर्ट टर्म पे अब लाफिस कर रहे हो बट हमें कुछ रिडंडेंसी पे तो दो। जब तक हम दूसरी जॉब ढूंढेंगे तो 1 महीने की सैलरी तो दो ताकि हम सुकून से 1 महीना तो हमारा गुजरे। तो ये एक चीज हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्राइक एक्शन। स्ट्राइक एक्शन Employees involved in strike action after redundancy notice is served will be entitled to redundancy payment. However, if they are on strike and the notice is served, they will not be eligible for the payment. यहाँ बात क्लियर हो Employees गई will कि अगर स्ट्राइक पे रिडंडेंसी अनाउंसमेंट के बाद गए हैं तो फिर तो उनको मिलेगी। लेकिन अगर रिडंडेंसी अनाउंसमेंट से पहले वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और बाद में रिडंडेंसी अनाउंस हुई है तो फिर उनको नहीं मिलेगी। याद रहेगा, ये कुछ जी, अहम पॉइंट्स थे कि जो कि रिडंडेंसी पे कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। यहाँ पे चैप्टर की कहानी खत्म है। क्विक क्विज कीजिए जरा, यहीं से कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बताती जाए, मैं लिखती जाती हूँ आंसर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये भी है ऐसा जी to जी, फिल इन claim द ब्लैंक भी कर ली। okay to claim it is considered to claim employer for unfair dismissal. Three issues have been considered. They are बॉक्स में से ही चूज कर लो। qualifying employee, dismissed, the reason must show what. आई थिंक 5 वाला रीजन होगा, 4 वाला the application has to be made to the 6 वाला मेरा employment tribunal है within 3 months of dismissal. Application मेरे ख्याल से टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनफेयर डिसमिसल होगा एम्प्लॉयर की जगह। और द 4 वाला एम्प्लॉयर इसमें क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सपायरी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है,
2 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का, वो एक्सपायर हो गया, अब उसको रिन्यू नहीं कराया जा रहा, क्या उसको हम डिसमिसल कहेंगे? नहीं, false. It's not a question that you find when considering. It's not a question that you find when considering employees' revenues and it is payable. Want to know. B. Pay dismissal. Reinstallment. और वाले का री employee. True. Alright, let's check the answers. फर्स्ट का आंसर आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। नॉन रिन्यूअल कॉन्स्टिट्यूट्स डिसमिसल, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा तो उसको हम डिसमिसल ही कहते हैं। थर्ड का है सी, थर्ड क्या था आपका? इसका सी आंसर। देन फोर्थ का है कंपेंसेशन, in most cases the working relationship would have been irrevocably damaged. So Unfree का compensation. री-इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं होता, री-इंस्टेटमेंट होता है। अच्छा हाँ, reinstatement होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू एज दे आर नॉट बीइंग मेड रिडंडेंट, ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, सो दैट वाज अ गुड ट्राई। नाउ अब हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं देखते हैं भाई। ये हो गया है, ठीक है, ये सब हो गया है। हमारा ये इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ 21 का। इंश्योरेंस नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है, अब हमारे पास 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स, 9, 10, 11, 12, 13 चैप्टर्स। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ F4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पार्ट बी। जैसे ही हमारा ये सेक्शन खत्म होगा, आई विल लाइन यू अप फॉर द टेस्ट 1। ठीक है, तो आई होप आप अपने जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसकी तैयारी साथ साथ हो रही होगी। और अब जो हम इम्पोर्टेंट सेक्शन अपना करेंगे उसके बाद फौरन हम टेस्ट 1 के लिए चले जाएंगे, एंड देन उसके बाद बाकी हमारा बचेगा सेक्शन डी एंड ई। जैसे ये दोनों कंप्लीट होगा तो टेस्ट 2 की तरफ चले जाएंगे, और ये भी वाला ये चैप्टर भी, एंड देन फाइनली वी विल गो टुवर्ड्स अ मॉक। ठीक है, तो अब हम करीब हैं अपने टेस्ट 1 के 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स टू गो इंशाल्लाह। ओके, Okay. कोई सवाल यहाँ तक? आपने कहा था कि मैं इस वीक में कोई एक टेस्ट दूंगी, या फिर मैं बाद में ही जब ये चैप्टर्स हो जाएंगे उसमें। देखो टेस्ट 1 मैं दूंगी, मगर ये वाले चैप्टर्स हो जाए ना फिर, ताकि हमारे पास कुछ सिलेबस तो हो टेस्टिंग के लिए। हाफ द सिलेबस हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स हुए में, 4, 5, 6, 7 हुए में, 7, 8, 8 चैप्टर्स हुए में। 8 में 5 और मिला दो, कितने हो गए? 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर्स जैसे ही हो जाएंगे हम आपका टेस्ट ले लेंगे, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 22। 13 मीन्स ऑलमोस्ट, मतलब हाफ, राइट। 2 chapters more than half, that's all.
हाफ सिलेबस हो जाएगा तो टेस्ट 1 हो जाएगा, अगला हाफ हो जाएगा वो टेस्ट 2 हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है ना अभी तक वो खासा इजी था, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी मैं नहीं समझती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था काफी। अब हम जो पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मेजर चीजें हैं जो हमें जहन में भी रखनी है, और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम खासा फोकस करके चल रहे होंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई वी आर स्टडीइंग लॉ, बिकॉज हम चूंकि ACCAs हैं और हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, क्योंकि हम अकाउंटेंट्स हैं, हम एज अ लॉयर तो उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सीखते हैं थ्रू आउट ACCA। दैट इज व्हाट्स गोइंग टू मेक अस चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसमें एक बहुत अहम हिस्सा होता है कॉन्ट्रैक्ट का, बिजनेसेस का अपने सप्लायर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटीज या लीगल क्या उनके डायनेमिक्स है, वो हमें इस सेक्शन में पता चलेगा, जिसके लिए हम ये पूरा का पूरा F4 पढ़ रहे हैं एक्चुअली। बाकी सब तो एक तरह से आप देखो, कंपनी डायरेक्टर्स, डायरेक्टरशिप आपने यकीनन F1 में भी पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे हम एजेंसी लॉ के ऊपर पढ़ रहे होंगे, एजेंसी लॉ, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें हैं लॉ से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि हम देखेंगे इंशाल्लाह। बट बाकी सब में आपने एक फ्रॉड्यूलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर में मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा, क्राइम और सिविल लॉ में क्या फर्क है, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉस में हमने बेसिक्स देखी, किसमें बेसिक्स देखी, सेक्शन A में हमने बेसिक्स देखी। एंड देन यहाँ पे हमने एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ कवानीन पढ़े हैं, स्पेशली रिडंडेंसी से रिलेटेड। ठीक है, और ये जितना भी हम लॉ का पढ़ रहे हैं, ये यूके रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, ये पूरे दुनिया में एप्लीकेबल भी नहीं है। एक बात है, तो आप तो जिस भी कंट्री में होगे आपको वहां का लॉ स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, व्हेन यू विल गो इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको खुद ही चीजों के बारे में पता चल जाएगा, उसके लिए आपको स्पेशल कुछ टाइम निकालने की जरूरत नहीं। So basically F4 we are doing, one of the reasons, major reasons is to get hold of the knowledge of related to contract, and the other reason is कि exam point of view से हमें clear तो करना है ना पेपर, तो इसलिए हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं, ठीक है। ओके तहरीन, तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बेबी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, एंड टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू। उठ तो नहीं गया? नहीं। हो रहा है, चलो रिलैक्स करो तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।